Yes, so in the last few days, I have been trying to focus on the compulsory questions of last few terms. कंपल्सरी क्वेश्चंस पर फोकस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप एस्केप कर ही नहीं सकते, वो कंपल्सरी है. एंड ये फ्लेवर आपको चखाना चाहता हूं कि कंपल्सरी क्वेश्चंस में कॉन्ट्रैक्ट भी है, एनआई भी है, कंपनी लॉ के भी कौन कौन से पोर्शन से ज्यादा पूछे जाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट अगेन. इसके पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा दैट वी हैव डन द कंपल्सरी पार्ट. तो अभी कुछ दिन कंपल्सरी पोर्शन के शॉर्ट क्लिप्स आपके लिए आते रहेंगे. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, और मैं ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू शो यू, एंड स्पेशली जो थोड़े भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, दे मस्ट वॉच दीज सीरीज, इट रियली हेल्प्स यू. Mr. Raja, along with his family members, it's November 20 ka paper. Mr. Raja, along with his family members, is running successfully a trading business. He is capable of developing his ideas and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single-person economic entity in the form of OPC with his brother, Mr. King, as its nominee. तो ये OPC का क्वेश्चन है और ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता होगा OPC में भी अमेंडमेंट्स आया था 21 वाले साल में. तो कमिंग कई साल तक जब बच्चे 2022 में दे रहे होंगे या 23 में या 24 एंड इवन दिसंबर 21, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गेन्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस क्योंकि ये पुराना छपा हुआ आंसर है. अब जो आंसर्स है वो चेंज हो जाएंगे OPC के अमेंडमेंट्स के अनुसार. सो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स आवर अटेंशन. ऑन 4th May, मिस्टर किंग विथड्रू हिज कंसेंट एज नॉमिनी. ओके, तो क्या विड्रॉवल पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है. कैन ही डू सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट? यस. पहला क्वेश्चन ये है, explain whether the following individuals are eligible for being nominated as nominee of the OPC on the 5th May 2020. Mr. Shyam, son of Mr. Raja, who is 15 years old. मुझे तो नहीं लगता बिकॉज आपको याद होगा nominee must be a person of majority age. Competent majority होना चाहिए था. Miss Devaki, an Indian citizen, sister of Raja who stays in Dubai in India. She stayed in India during the period from 2nd January to 16th August. She left for Dubai and stayed there. तो ये पहले का था अमेंडमेंट के पहले दैट वी हैड टू चेक वेदर वो रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है. वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 182 डेज और ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते थे, वो सब रहा है या नहीं रहा है. अब आपको शायद याद हो, वेदर यू आर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, यू कैन बी अ नॉमिनी. हाँ, एज ऑफ मेजोरिटी होना जरूरी है, इंडिविजुअल होना जरूरी है, बट even if you are a non-resident, you can still become. नहीं सर, रेसिडेंट का तो एक डेफिनेशन में 120 डेज का कुछ खेल दिया हुआ है, बट आई थिंक दैट्स इमटेरियल बिकॉज फाइनली लिख दिया वेदर यू आर अ रेसिडेंट और नॉट, यू कैन बिकम अ नॉमिनी एंड यू कैन फ्लोट अ OPC इवन इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट. आइए आंसर देखते वक्त इसको ठीक करेंगे. मिस्टर अशोक, एन इंडियन सिटीजन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया, हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ OPC. ओ, आप एक जगह के मेंबर ऑलरेडी हैं, तो क्या आप और एक जगह के नॉमिनी भी बन सकते हैं? यस, ये भी अलाउड है. 2 जगह आप नहीं बन सकते OPC के मेंबर्स. एक जगह आप OPC में मेंबर है और एक जगह आप नॉमिनी बन सकते हैं. सर, कल को अगर मैं और एक जगह नॉमिनी हूं, वहां भी मेरे मेंबरशिप बनने की नौबत आ गई क्योंकि वो आदमी जिसके बिहाफ में मैं नॉमिनी था वो अगर मर गया, तो आपको चूज करना पड़ता था. ये सब कुछ याद आ रहा है एक टाइम के अंदर? हाँ सर, कुछ 6 मार्क्स का है. तो आइए आंसर्स को देखते हैं, ठीक करते हैं. सबसे पहले, द मेमोरेंडम ऑफ OPC shall indicate the name of other person in the event of the subscribers that can become the member. The other person whose name is given shall give his prior consent in the prescribed form and it will be filed with ROC. Any such person may withdraw his consent in the prescribed manner. So therefore, the nominee whose name was given in the memorandum can withdraw his consent as a nominee of the OPC by giving a notice. हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नोटिस किसको देता है? मेंबर को एंड OPC को. आप दोनों को नोटिस देकर विड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यूजुअली फॉरगेट टू मेंशन दिस कि वो नोटिस किसको देता है. बस ही कैन विड्रॉ, ही इज अलाउड टू विड्रॉ. दैट डजंट गिव यू मार्क्स. मार्क्स के लिए आपको बताना पड़ेगा आप जो विड्रॉवल की नोटिस है आप किसको देंगे. द विड्रॉवल नोटिस इज गिवन टू द सोल मेंबर एज वेल एज द OPC. एंड दिस इनिशियल बैकग्राउंड इज अप्रिशिएटेड कि यस, हाँ, मेंबर में एक सक्सेशन क्लॉज भी होता है OPC में, उसमें लिखा रहता है उसका रिटन कंसेंट से वो मेंबर बनता है और विड्रॉ कर सकता है. फॉलोइंग आर द आंसर्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी. तो रूल्स और अगर नंबर याद नहीं रहे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC. सो हेंस Mr. Shyam being a minor is not eligible. Yani according to the rules related to OPC, a minor cannot become a member or nominee. और फिर therefore Mr. Shyam
यानी सीधा आप ये नहीं लिख सकते श्याम कैन नॉट बिकम ही बिकॉज ही इज अ मेंबर. अरे कौन बोला ही इज अ माइनर इसलिए नहीं बन सकता? पहले बताओ अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट a minor cannot become a nominee or a member. यानी ये रेफरेंस जो आपको हमेशा देना पड़ता है कि आप किस बलबूते पर ये कह रहे हैं. एक्ट में लिखा है, एमसीए सर्कुलर में लिखा है, रूल्स में लिखा है, किस बलबूते पर आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं. दैट सोर्स हैज टू बी मेंशन्ड इन एवरी आंसर. एग्जैक्ट नंबर याद नहीं हो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 10 अगर नहीं भी याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज पर द रूल्स लिखते तो भी ठीक था. नेक्स्ट, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन and resident in India shall be a nominee or the sole member. पुराना आंसर देखो, और फिर ये पुराना आंसर है, resident means at least 182 days or not, ये सब दिख रहा है. अब क्या हो गया? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, ये भी राइट है. अब क्या है? वेदर रेसिडेंट और नॉट. तो देविका इंडियन सिटीजन अगर रेसिडेंट नहीं भी होती अब वो बन सकती है. पुराना आंसर्स में दिया शी इज नॉट एलिजिबल, पर अब क्या होगा? शी इज एलिजिबल. Because even if she is not satisfying that residential status वाला point, she is eligible because amendment में ये clearly लिख दिया गया है natural person, Indian citizen and resident or not चलेगा, पर बाकी दो अगर fixed है चलेगा. A person shall not become member of more than one OPC at a time, and the said person shall not be a nominee of more than one OPC. तो ठीक है, वो एक जगह ऑलरेडी OPC में है और एक जगह तो नॉमिनी हो ही सकता है. तो Ashok, an Indian citizen residing in India who is a member of OPC, can be nominated as nominee. Is it fine, everyone? तो ये सारे points हम लोग यहाँ पर देख रहे थे. That these are the points. Now, एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ OPC के उस amendments को book से भी दिखाने के लिए. Yes, look here, everyone. Natural person, Indian citizen, ये सारे words बोलोगे आप. Whether resident in India or not. और अब तो रेसिडेंशियल से पहले क्या था? 182 days or more in the preceding financial year. Now it is 120 days or more. But that is again I feel totally illogical, क्योंकि आप तो बन ही जा रहे हैं. और अगर आप दो में मेंबर बन जाते हैं, कोई कारण से नॉमिनी थे, एक में आप मेंबर थे, अब नॉमिनी वाले में भी आप मेंबर बन रहे हैं, then he has to choose within 180 days any one OPC. और पहले एक और नियम क्या था? that OPC को 2 साल इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं कर सकते कोई और फॉर्म ऑफ एंटिटी में, प्राइवेट कंपनी आप उसमें, पब्लिक कंपनी में. बट नाउ विद इन 2 years also now voluntary conversion is allowed even before 2 years from incorporation has expired. तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको according to the amendment in the rules in the Companies Act, now they can voluntarily convert even before 2 years from incorporation. तो इसलिए पुराने आंसर्स को पढ़ने के समय, गाइडलाइन आंसर्स को, वी हैव टू अपडेट इट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस. ओके, उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी. क्या एक प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो सकता है? यस, हो सकता है. और प्राइवेट कंपनी को अगर कन्वर्ट करना है ओपीसी में तो उसको एक नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ता है फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, INC 6 नाम का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. ये सब ज्ञान दिख रहा है. नाउ इफ अ प्राइवेट कंपनी इज अ सेक्शन 8 कंपनी, ध्यान से देखिएगा, अगर एक प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओपीसी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. ये आप अभी भी वैलिड है कि सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकता. पॉज इट फॉर द मोमेंट. ओके, तो आपने देखा लेआउट वंस. तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिया आपको कि वॉलंटरी कन्वर्जन इज नाउ पॉसिबल इवन बिफोर 2 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. वी हैव आल्सो सीन दैट ओपीसी अपने आप को, प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो सकता है. उसके लिए एक SR पास करेगा, नो ऑब्जेक्शन इन राइटिंग फ्रॉम क्रेडिटर्स मेंबर्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, सो आई एम एडिंग इट इन माय डिस्कशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा. नाउ ओपीसी अपने आप को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है बाय मेकिंग ड्यू कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 18, और ये हमने चार्ट से पहले किया था और इसको फिर हमने बताया था. एक SR पास करना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनी जो होगी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ओपीसी को, SR को MGT 14 में फाइल भी करना होगा. नाउ आफ्टर द न्यू रूल्स, इवन इफ प्राइवेट कंपनीज paid up share capital is more than 50 lakhs or turnover more than 2 crores, it can be converted in OPC. पहले कुछ वो था कि अगर प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहता है, उसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर इन फिगर्स को क्रॉस ना करे, तो हो सकता है इस पर एक कंफ्यूजिंग केस स्टडी डालेगा, तो आपको रेफर करना पड़ेगा एज पर द रूल्स, अमेंडमेंट इन द रूल्स, दिस थिंग इज ऑल्सो अलाउड नाउ. ओके,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो नॉमिनी वाली बात आप बोल रहे थे कि वो विड्रॉ कर सकता है क्या, तो लिखा हुआ है नॉमिनी शैल प्रोवाइड रिटन नोटिस टू ओपीसी एंड member will appoint a new nominee within 15 days from the date of receipt of the notice. उसकी रिटन कंसेंट हासिल करके मेंबर ओपीसी को बताएगा एंड ओपीसी फिर आरओसी को बताएगा कि अब ये हमारा नया मेंबर है, और रीजंस भी बताएगा क्यों विड्रॉल हुआ, नया नॉमिनी का कंसेंट लेटर्स और ये सब भी फाइल करेगा. बट दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं एक ट्रिगर कर दे रहा हूं. मेंबर नया नॉमिनी 15 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेगा, मेंबर उसका रिटन कंसेंट भी हासिल कर लेगा, मेंबर ओपीसी को बता देगा और ओपीसी आरओसी को बता देगा. This structure should also be very clear to you. तो ये fast revisions really help and this is basically the compulsory part series going on now. तो मैं अब वापस से जो डिस्कशन चल रहा था वहीं पर वापस आता हूं. तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितना और ट्विस्ट किया जा सकता है, और रेफरेंस पॉइंट्स आप समझ गए आंसर के अंदर किस तरह हमें ड्राफ्ट करना चाहिए. नाउ कम टू क्वेश्चन बी, दैट सीम्स टू बी इजियर. The board of directors of Moonlight Limited, a listed company, appointed Mr. Tail, क्या नाम है, chartered accountant as his first auditor within 30 days from the date of registration of the company to hold office from the date of incorporation to the conclusion of the first annual general meeting. At the first AGM, language मिल रहा है आपको, पढ़िए एक बार. Okay. So at the first AGM, Mr. Tail was reappointed to hold office from the conclusion of his first AGM till the conclusion of the sixth AGM. This is the usual way. In light of the provisions of the Companies Act, examine the validity of the appointments in the following cases of reappointment. Appointment of Mr. Tail by the Board of Directors. क्योंकि यहाँ लिखा है the Board appointed Mr. Tail. मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है. Reappointment at the first AGM in the above situation. And in the case of Mr. Bell, a chartered accountant was appointed as auditor at the first AGM to hold from the conclusion of the first AGM till the fifth AGM, that is 4 years tenure. Oh, और अगर ये होता तब क्या होता? 3 एस्पेक्ट्स आपको पूछे गए हैं यहाँ पर. तो आइए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आपको शायद याद हो that first auditors are appointed by the board within 1 month from the date of incorporation and they hold office to the conclusion of the first AGM. ये बहुत clearly बताना पड़ेगा. So every company shall appoint at the first AGM an individual or a firm as auditor जो first AGM से 6th AGM तक hold करते हैं. यानी ये दोनों provisions बहुत specifically आपको इस आंसर में बताने हैं. And no listed company, okay, no listed company, ये बेसिकली रोटेशन की तरफ जा रहा है, और सम अदर कंपनीज बिलोंगिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी shall appoint or reappoint individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years. तो appointment by the board of Mr. Tej is valid. But अगर हम appointment ये भी valid है because appointment of Mr. Tail at the first AGM is valid due to the fact that appointment of the first auditor by the board is a separate appointment. Okay, and the period of such appointment is not to be considered when he is appointed in the first AGM, which is for this period from the first AGM till the 6th AGM. क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? इसमें आपको लग रहा होगा कि ये लिस्टेड कंपनी है, यहाँ तो रोटेशन का क्लॉज अप्लाई होता है, तो यू माइट फील कि 1 टर्म तो उसका वहां हो गया था, फिर 5 हो रहा है तो 6 हो गया. बोलते हैं कि वो जो बोर्ड का अपॉइंटमेंट है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है. That is a separate appointment. That period of appointment is not considered when he is appointed in the first AGM. So as per law, the auditor appointed third part discuss कर रहा हूं for 5 years. Here appointment is for 4 years. This is not in compliance. So his appointment is not valid. We don't have this scheme appointment for 3 years, 2 years. Appointment is for 5 years. तो ये नहीं चलेगा. But ये जो second question main confusing था कि वो तो एक बार already हो गया, 1 term उसका तो हो गया, और ये फिर वापस +5 हो जाएगा, तब तो 1+5 हो रहा है. और हम लोग तो पढ़े हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में दैट अपॉइंटमेंट जो होता है इंडिविजुअल ऑडिटर का फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इयर्स नहीं होता है. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. पर ये कैसे हो गया तब? डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये क्लियर हुआ? नहीं सर, एक बार मैं आपको देखता हूं यहाँ, अगर मेरे पास वॉल्यूम 1B का सॉफ्ट कॉपी हुआ तो आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन. एक पॉज करिएगा. यस, ये देखिए, ये हमने ऑडिटर्स में पढ़ा था दैट रोटेशन कहां कहां कंपलसरी होता है. लिस्टेड में कंपलसरी होता है, फिगर्स नहीं देखते वहां हम लोग. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर.
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 crores और मोर, और जानबूझ के एग्जाम में आएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 40 crores है, क्या रोटेशन लगेगा? आप तो बोलेंगे 50 नहीं हुआ, नहीं लगेगा, बट एक लाइन और है, अगर उस प्राइवेट कंपनी की पब्लिक बोरोइंग्स बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से, या उस पब्लिक कंपनी की भी पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक डिपॉजिट्स 50 crores और मोर के ऊपर जाती है तो भी रोटेशन लग जाता है। यानी ट्रिगर पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस कंफ्यूजन पैदा करते हैं। यहां पे एक सेकंड क्वेश्चन ही सिर्फ कंफ्यूजिंग था, सर लिस्टेड कंपनी को तो पहले बोर्ड अपॉइंट कर लिया, फिर वापस से वो शेयर होल्डर्स मीटिंग में 5 साल के लिए हो रहे हैं, तो 1+5 तो 6 हो गया। ये वाला जो बोर्ड अपॉइंटमेंट वाला पीरियड है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस टेन्योर ऑफ 5 years। इज इट ओके फॉर द फर्स्ट ऑडिटर्स? तो दिस वाज अगेन अ गुड कैच, और बहुत दिन हो गया होगा आपने रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नहीं पढ़ा था, बट रोटेशन का कॉन्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी में नहीं लगता है, वहां पे ये हमें फॉलो नहीं करना पड़ता है, रिमेंबर दैट। इज इट फाइन? वेरी गुड। नाउ सिमिलरली आप देखो यहां पर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा हमने, ये कौन सा साल चल रहा है, दिस इज November 20 टर्म, इट वाज अ गुड वन। यानी क्वेश्चन 1 उतना सरल भी नहीं होता है, इट हैज सम ट्विस्ट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Now come to 1C. X made an agency agreement with Y to authorize him to purchase goods on the behalf of X for the year 2020 only. So वापस बोलिए, X ने एक agency agreement किया है Y के संग. The agency agreement was signed by both and it contains all the terms and conditions of agency. It has a condition that Y is allowed to purchase goods maximum up to the value of 10 lakhs only. कि Y को 10 लाख तक allowed है. In the month of April 2020, Y has purchased a single item of 12 lakhs from Z as an agent of X. तो क्वेश्चन एजेंसी किसके बीच में था? X and Y, they have agency, okay. और Y को अलाउड कितना था? मैक्सिमम 10 lakhs. अप्रैल में Y ने Z से परचेज किया 12 lakhs का सिंगल आइटम. Now, the market value of the item purchased was 14 lakhs, but a discount of 2 lakhs was given by Z. The agent has purchased due to heavy discount and the financial benefit to X. After delivery of the item, Z has demanded the payment as Y is the agent of X, but X denied the payment, stating that Y has exceeded his authority as an agent and therefore is not liable for this purchase. Z filed a suit against X for the payment. Okay, whether Z will succeed in filing the suit against X for recovery of the payment. तो देखिए, X has made an agency with Y to authorize him. यानी X कौन है? The principal. क्या थर्ड पार्टी जो है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है? और क्या ये जो एग्जाम्पल और केस और फैक्ट्स आपने सुने थे, आपको क्या लगता है? तो आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं. An agent does all acts on behalf of the principal but incurs no personal liability. The liability is of the principal. As agent cannot personally enforce the contracts entered into him by him on behalf of the principal. Principal is considered to be liable for the acts of the agent, of course, and which are within the scope of authority. When an agent does more than what he is authorized to do and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what it is within it, the principal is not bound to recognize the transaction. This is very good. The agency agreement में तो ऐसा clearly लिखा था on demand, और फिर उसने केस फाइल किया. Liability remains of the principal unless there is a contract to the contrary. The agency agreement clearly mentions the scope of authority of Y. He exceeded his authority as an agent, so therefore the transaction is not separable. So X is not bound to recognize. गजब केस हुआ है. So Z will not succeed in his suit against X for the recovery of the amount. Full page करिए. Read these lines जो मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ. This is the most important. आप beyond the scope of authority गए. मैंने तो आपको 10 लाख का ही बोला था, आप कैसे 12 लाख का कर लिए? सर देखिए, पर खरीदा तो बिजनेस से रिलेटेड ही है, तो स्कोप ऑफ अथॉरिटी थोड़ा तो एक्सीड हुआ है. And you are not possible, and it cannot be separated from what is within the scope. तो ऐसे केस में प्रिंसिपल मना कर सकता है. It's a very classic question. देखिए, कंपल्सरी पार्ट वाले क्वेश्चंस ऐसे वैसे नहीं होते. जो अंदर वाले क्वेश्चन 2, 3 वो रेपिटेटिव हो सकते हैं, दे आर प्रिडिक्टेबल आंसर्स, बट कंपल्सरी पार्ट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसा अब यहां पे भी देख रहे हैं कि वी से द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, ही वाज ऑथराइज्ड टू डील इन हिज बिजनेस अकाउंट. बट एक बात तो सही है कि वो हाँ क्रॉस तो किया ही है वो ट्रांजैक्शन के जो लिमिट्स थे. ऐसे सिचुएशन में ही एंड व्हाट ही हैज डन, ये राइटिंग पैटर्न दिख रहा है जो मैंने गुड लिखा है,
कि if you exceed the scope of authority and you cannot separate from what was within the scope, in that case principal is not bound to recognize the transaction. This is for sure. पक्का? The next one and the last one. मतलब ये compulsory part November 20 का NI Act पर based up होने वाला है. State with reasons whether each of the following statement is an inland instrument or a foreign instrument. So this was very unexpected because layout. Students usually inland and foreign instrument को छोड़ के जाते थे पहले. So Ram draws a bill of exchange in Delhi upon Shyam, a resident of Jaipur. India में ही हो रहा है. And accepted to be payable in Thailand after 90 days of acceptance. ऐसे करके 4 questions हैं. तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको inland instrument का definition याद हो. ये drawn in India होता है. हाँ सर मेरे केस में तो हो रहा था. And made payable in India or upon a person resident in India. Okay. और जो inland नहीं है वो foreign है. तो in the first case जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो inland है because it was drawn in Delhi on Shyam, a resident of Jaipur. पर second case जो भी मैं पढ़ नहीं रहा हूं पर वहां दिखा रहा हूं आपको, वहां पे draws a bill in Mumbai on Suresh, resident of Australia. अब तुम देखोगे सर ये ड्रॉ तो किया गया एक आउटसाइड आदमी पर, बट अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या था, या तो अगर पेबल इन इंडिया हो जाए तो भी चलेगा, या वो फिर इंडिया में पेबल नहीं है बट इट इज ड्रॉन अपॉन, मेड इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया. सर ये तो नहीं हो रहा है, रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है सर, ड्रॉन अपॉन आउटसाइड सर. बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज पेबल इन चेन्नई. तो ये एक क्राइटेरिया, दो में से अगर एक भी हो जाए तो यानी यहां पर मैं अगर ये लिखूं इनलैंड होने के लिए या तो ड्रॉन इन इंडिया, ये तो होना ही चाहिए, एंड एंड के अंदर 2 ऑप्शन दे दिया है, पेबल इन इंडिया. सर हाँ मेरा हो गया पेबल इन चेन्नई, चलेगा. और एग्जाम में देखा पेबल बाहर है पर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो चलेगा. तो यहां पर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के आदमी पर ड्रॉ हुआ था पर वो पेबल चेन्नई में हो गया, चल रहा है इसीलिए. अजय ड्रॉज अ बिल इन कैलिफोर्निया, ये तो इनलैंड है ही नहीं बिकॉज पहला क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं हुआ. दैट इज व्हाई वी हैव रेड इट्स रिटन इट्स अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. ओके. अ बिल इज ड्रॉन इन इंडिया बाय मुकेश अपॉन दिनेश. तो ये तो लग रहा है द पर्सन आउटसाइड इंडिया, चाइना में रहता है, एंड ऑल्सो पेबल आउटसाइड चाइना. पेबल इन इंडिया देखकर मैं खुश हुआ, सॉरी ड्रॉन इन इंडिया देखकर मुझे फिर भी अच्छा लगा, पर मेरे दोनों में से फिर सेकंड वाले में जो ग्रीन और ये वाला इंक है, इस दोनों में से एक भी मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. ना वो पेबल इन इंडिया है ना वो ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया है, जो 4th क्वेश्चन था. वापस दिखा देता हूं आपको, मैंने सीधा आंसर्स वाले जोन में पढ़ लिया. फुल पेज करो, ये वाला देखो, ड्रॉन इन लखनऊ, वेरी गुड सर. अपॉन दिनेश, रेसिडेंट ऑफ चाइना, नाम दिनेश है पर रहता कहां है, चाइना में. पर सर देख लेते हैं पेबल कहां है, पेबल इन चाइना, चेन्नई नहीं है. ये जिन लोग चश्मे उनको चेन्नई दिखाई दे रहा है. तो जो मेरे सेकंड पार्ट में 2 ऑप्शंस थे वो भी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुए हैं. इज इट फाइन एवरीवन? सो डू रिमेंबर लेआउट वंस, फुल लेआउट. सो इस टाइप से कंपल्सरी पार्ट के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे एंड दिस विल हेल्प अस टू रिवाइज इन अ बेटर वे, बिकॉज कंपल्सरी पार्ट चैलेंजिंग होता है और किस तरह वहां पे क्वेश्चंस आते हैं और आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आप ही की राइटिंग पैटर्न और बेटर हो जाएगी. थैंक यू सो मच.